बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज का दिन इंतहाई अहम और ख़बरों से भरा हुआ दिन है। दो बहुत बड़े इवेंट हुए हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक हमारे नेशनल लेवल पे। दोनों का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ही गहरा इम्पैक्ट है। कल रात लेट आपको मालूम है कि ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और ये एयर स्ट्राइक्स वैसे दावा तो किया गया जी बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन उसका उतना नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन खबर इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। खबर मुख्तलिफ यह है कि इन एयर स्ट्राइक्स के बारे में पहले से कुछ अमेरिकन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर पता चल चुका था। वो अमेरिकन लीक डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, क्या कहा गया, इसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी अहम तरीन और सबसे इंपॉर्टेंट खबर पाकिस्तान के लिए है। आपको बताया कि जस्टिस याहिया आफरीदी आज उन्होंने हल्फ ले लिया है और हल्फ लेते ही उन्होंने दो काम ऐसे किए हैं कि उन्होंने बहुत ही तगड़ा और बहुत ही सख्त पैगाम भेजा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और फुल कोर्ट, ये दोनों जो है वो उसे कहते हैं कि लोग दूरबीनें रख के बैठे हुए थे कि इनके साथ क्या होता है। एस्टेब्लिशमेंट को ऑब्वियसली क्या पैगाम जाता है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी पहले ही दिन क्या पैगाम देंगे? क्या वो अपने जजेस के साथ खड़े हैं या वो काजी फायज ईसा साहब के नक्शा कदम पे चलेंगे? तो आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें हैं। किस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकाल दिया गया, किस तरह से जस्टिस मुनीब को वापस ले आया गया कमेटी के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। सो ये दोनों तीनों अहम तीन खबरें हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम तफसीलात आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले जल्दी चूंकि कल इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है ईरान वाला, मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे जो ज्यादातर जर्नलिस्ट हैं वो इस मौजू के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, किस वजह से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है यार, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरी दिन में आपको पता 99% जो कोशिश होती है वो नेशनल खबरों को ही देना होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर आपने आयरन कर्टन कर दिया कि इंटरनेशनल खबरें हमने डिस्कस ही नहीं करनी है, तो वो जो एक अवेयरनेस और वो जो चीजें जो आम, मतलब मुझे याद पड़ता है ऐसे साल 2 साल पहले हर बंदे को पता था कि हमारे हमसाय ममालिक में क्या हो रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन खासतौर पे हमारे जो बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट हैं जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हैं, वो क्या करते थे, वो इस बारे में अपडेट रखते थे सबको। लेकिन खैर बेड़ा गर्क इतना किया गया हमारे मुल्क का और वो ताकतवरों की जानिब से सारी तवज्जो इस तरफ दिलवा दी गई, तो ऑब्वियसली अब जर्नलिस्ट भी जरा ज्यादा इसी की बात करते हैं। लेकिन कुछ अहम तीन डेवलपमेंट्स होती हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी होता है। मिसाल लीजिए, कल रात जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि एयर स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान के ऊपर। ये ट्रिगर कर सकता है तीसरी आलमी जंग को, ये ट्रिगर कर सकता है और ऑब्वियसली उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। जो मजे की बात है, वो इन एयर स्ट्राइक से पहले मेरे पास कुछ कंटेंट पहुंचा था और मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर बात करूं, लेकिन खैर अब ये सबसे मुनासिब मौका है इसके ऊपर बात करने का। इन एयर स्ट्राइक्स से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वो 15 और 16 अक्टूबर को वो एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसमें ये बताया गया था कि ये एयर स्ट्राइक्स होने वाली हैं। ठीक है, और इस्राइल जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है। बताने का मकसद क्या है, ये एक टेलीग्राम चैनल था, उसका नाम था मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी इस टेलीग्राम चैनल ने इस डॉक्यूमेंट्स को लीक किया और इन लीक डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बताया कि जी ये जो सारा कुछ कंपाइल किया गया है, ये नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये मालूमात इकट्ठी की हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में सारा बताया गया था जी कब कब और किस लेवल पर और किस तरह की एयर स्ट्राइक जो है या स्ट्राइक जो है वो ईरान पे हो सकती है। और ये कैसे मोमेंट के ऊपर किया गया जब इसराइल जो है वो बहुत नाराज भी हुआ अमेरिका से, और नाराज है भी इनफैक्ट कि कितने क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर आपकी जानिब से इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो खबर है नाज़रीन किराम इस पूरे मामले में, वो खबर ये है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक और चीज भी सामने आई, और वो ये है, उन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया जी फिल वक्त ईरान के ऊपर कोई किसी भी जो है ना वो जौहरी हमले का खतरा नहीं है, जौहरी हमले का खतरा नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर जो चीज इस बात से वाज़ेह होती है वो अनऑफिशियली मान लिया गया, जिसको हमेशा ऑफिशियली इसराइल डराया करता है कि हम जो है वो जौहरी ताकत हैं यानी न्यूक्लियर पावर है, वो तो ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। अब अगर अनऑफिशियली मान लिया गया और ये यूएस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि मान लिया गया, तो फिर सवाल ये है कि फिर जो अमेरिका की मदद और एड जा रही है वो किस चक्कर में जा रही है, क्योंकि इनके अपने मुताबिक वो एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के ऊपर तो इन्होंने सिग्नेचर किए ही नहीं हुए हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि उसके ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं कि हम जो है वो न्यूक्लियर वो नहीं करेंगे उसके ऊपर
लेकिन हाँ, उसके बावजूद यहाँ पर जो है ना वो जा रही है और मदद भी जा रही है। तो ये अब चीज़ें जो है ना वो देखने के काबिल हैं। और जो मैं बता रहा हूँ कि अब ईरान के अंदर अब हुआ है, ये एक नए फड्डे को, नए कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो जन्म दे सकता है। और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो पहले लीक हो चुके थे और उनसे सारी चीज़ें जो है वो खुलकर वाजे हो चुकी थी। तो लिहाजा इस पर भी हमारी तवज्जो, यार मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अपने इधर इधर भी तवज्जो रखें। अब मुझे पता बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में कहेंगे यार या अफरीदी के बारे में पहले बताएं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताया कि पूरा दिन इन्हीं चीज़ों के बारे में कवर करता रहता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं ज़रा हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आज याहिया अफरीदी साहब का पहला दिन था और उनकी सबसे पहले आज ओथ सेरेमनी हुई। ओथ सेरेमनी ही सिंबॉलिक थी। सारे रिटायर्ड जजेस, बड़े बड़े जजेस, इफ्तिखार चौधरी को मैंने देखा, उमरता बंदयाल को मैंने देखा, तसद्दुक हुसैन जिलानी को मैंने वहां पर देखा, जो कि वहां पर उन्होंने शिरकत की। और इसके साथ साथ तमाम जजेस जिन जिन लोगों ने बायकॉट किया वो भी वहां पे मौजूद थे। कल किसी ने लिखा हुआ था कि कल जो है ना वो एक जज साहब के रिटायर्ड होने के साथ ही इंसाफ का जनाजा उठा था सुप्रीम कोर्ट से, और और रवायात के मुताबिक खवातीन जो है वो जनाजों में नहीं जाया करती, इसलिए आयशा मलिक नहीं गई थी। ना सिर्फ आयशा मलिक बल्कि 5 जज जो है वो नहीं गए थे। काजी फायज ईसा साहब के अलविदाई इशाइये में ना ही रेफरेंस में और ना ही उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन जैसे याहिया अफरीदी के टाइम पे सारे इकट्ठे थे। अब इसका एक मैसेज ये है कि जनाब जजेस जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं, जज जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं और वो इकट्ठे ही रहेंगे। अब बात को समझिए कि जजेस सारे इकट्ठे हैं और वो इकट्ठे ही रहेंगे। अब नाज़रीन किराम, ये ओथ सेरेमनी हुई, उसमें तमाम जजों की शिरकत। मंसूर अली शाह साहब आउट ऑफ द कंट्री हैं, लेकिन उनकी भी कॉन्सेंट है इस पूरे मामले के अंदर। ना सिर्फ तमाम जज आए बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब भी आए। आज उनसे पूछा गया कि भाई आप तो ये आपका तो इतराज है 26वीं आईनी तरमीम पे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इतराज है, लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस मान रहे हैं या अफरीदी को, तो हमें क्या मसला है। भाई जो बंदा फैक्टी है, अगर वो कह रहा है कि ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है जस्टिस या अफरीदी के जज बनने से, तो हमें क्या मसला है। अब नाज़रीन किराम, गवर्नमेंट गई फर्स्ट डाटे तरीके से, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहले ही दिन 2 चीजें ऐसी की हैं जो कि एक पैगाम देने के मुतरादिफ है, बताने के मुतरादिफ है कि भाई तन 10 लेने हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? सबसे पहली बात कि उन्होंने आते ही फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। अब ये वो फुल कोर्ट मीटिंग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तारफी फुल कोर्ट मीटिंग है। इसके बाद एक और फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के होते हुए होगी, और उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें डिसाइड होंगी। और ख़ास तौर पर जिस फुल कोर्ट मीटिंग के बारे में जस्टिस मंसूर शाह बार बार कह रहे थे, बता रहे थे, बोल रहे थे कि यार ये करो ये करो ये करो, अगर आपने ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम लेके आनी है तो वो फुल कोर्ट ने एंडोर्स किया हुआ है उसको, तो फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाना जरूरी है, तो वो आगे जाए। लेकिन साथ ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी। अब उसके अंदर पहले काजी फायज ईसा साहब ने अपने पसंदीदा तरीन दस्तखती जज अमीनुद्दीन खान को रखा था, और वो अमीनुद्दीन खान मिलकर जो है वो बड़े बड़े फैसले करते रहे। जस्टिस मंसूर शाह तो बायकॉट करके चले गए थे। आज जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही सबसे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी से आउट किया है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस कमेटी से आउट हो गए हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। यानी कि कमेटी पहले की सूरत हाल में दोबारा से बहाल हो चुकी है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों मिलकर कमेटी के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत फैसले करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि अब ये कमेटी तब्दील भी देखे, कम से कम 3 साल अभी सर्विस के बाकी हैं जस्टिस मंसूर शाह के, और 4 साल बाकी हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के, और 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी। अब मजे की बात यह है कि इसका मतलब यह है कि एंड तक यह कमेटी तब्दील नहीं हो सकती। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की है, और वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरमीम लेके आ रहे हैं जिसमें जो है ना वो 5 जज शामिल होंगे। अच्छा, हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 जज जिस तरफ होंगे वो, क्योंकि ये अमीनुद्दीन खान को भी और जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी शामिल करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। अमीनुद्दीन खान भी इनके होते हुए रिटायर्ड हो जाएंगे, और मैं आपको बताऊं जमाल मंदोखेल भी, क्योंकि ये जज तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अमीनुद्दीन ये जो है ना वो रिटायर्ड, ये 3-4 साल अभी मेरे ख्याल से चलेंगे, या चलें। वो अमीनुद्दीन खान नहीं भी रिटायर्ड होते हैं और नहीं भी जमाल मंदोखेल रिटायर्ड होते हैं, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये 3 जो है वो एक साइड पे रहेंगे और अगले 3 साल तक रहेंगे, बीच में कोई गड़बड़ ना करने की कोशिश की। और मैं जो 5 जजों वाली जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की
कहानी कही जा रही है ना, मुझे लगता है कि ये नहीं चलने देंगे। फुल कोर्ट जो है ना वो इंडोर्स नहीं करेगा 5 जजों की, वो 3 जजों की बात की है तो वो 5 जजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल यहां पर कोई इस तरह की कहानी जो है वो चलाने की कोशिश की जाए। और अब ये आइन और कानून से मजीद छेड़छाड़ भी नहीं होने देंगे जजेस, और वो आज उन्होंने पहला मैसेज जो है वो दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी खबरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार वगैरह वापस आ गए हैं। यहां पर भी एक फुल कोर्ट होना है, और वो फुल कोर्ट है जस्टिस तारिक जहांगीरी वाले मामले के ऊपर। इन्होंने लम्बे डाल दिया था सारे मामले को, छुट्टियों के बाद उन्होंने कहा था देखेंगे छुट्टियों के अंदर, फिर बहुत कुछ हो गया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी बैठकर बहुत सारी चीजें कर दी। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी वाले मामले के ऊपर फुल कोर्ट बैठा है, और मैं आपको बता दूं कि ऊपर से मैसेज आ चुका है, जुडिशरी जो है ना वो स्टैंड ले चुकी है अपने लिए। तो मैं आपको यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ना जाना इस बात का की गवाही है कि भाई लड़ेंगे, सिस्टम के अंदर रह के लड़ेंगे। तो इससे हौसला मिला है ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को भी कि भाई लड़ेंगे तो सिस्टम के अंदर रह के लड़ेंगे, और वो भी नहीं जा रहे हैं यहां से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इस्तीफे नहीं आ रहे हैं, वो भी सिस्टम के अंदर रह के लड़ने वाले हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की भी वापसी हो चुकी है, फुल कोर्ट भी हो रहा है। तो यहां से भी अगले कुछ दिनों में हमें बड़ी खबरें जो है वो सुनने को मिल सकती हैं। खासतौर पर इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है जमानत की दरखास्त भी लगी हुई है, फर्द जुर्म वाला मामला भी, और बहुत सारी चीजें हैं। यहां से भी चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है जुडिशरी एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। अल्लाह खैर सलाह, आगे देखते हैं जो है वो क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।